वरदान सीरीज के एक और महत्वपूर्ण वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी के इस क्लास में मैथ के शानदार मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं मैथ का जो दो नया मॉडल पेपर 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए इसे तैयार किया गया है। इसमें जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे सभी इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में, क्योंकि बिल्कुल ओरिजिनल एग्जाम के प्रश्न पत्र का फीलिंग लाने के लिए इस मॉडल पेपर को बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन के रूप में तैयार किया गया है। उसके साथ साथ इसमें हम लोग उसी रेलिवेंट अर्थात कि परीक्षा उपयोगी प्रश्न की चर्चा करेंगे जिस लेवल के प्रश्न परीक्षा में इस साल पूछे जाएंगे। तो यहां से चलिए एक एक बात को समझिएगा, ध्यान से समझते चलिएगा, पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि कुछ इसी रूप में आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। और मैथ है तो मैथ को आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए। देखिए मैथ के क्लास में क्या होता है कि आपको क्या करना चाहिए, मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी पिक्चर में, जैसे अच्छा स्टूडेंट इसी तरह मैथ की पढ़ाई करते हैं, आपको बिल्कुल इस तरह आपको मोबाइल को रखकर फुल स्क्रीन मोड में पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाए, क्योंकि बिल्कुल हम लोग शानदार शानदार प्रश्न की चर्चा करेंगे। आगे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप देख पा रहे हैं इन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आपको याद होगा पीछे में 25 नंबर प्रश्न तक आपको सिखा चुका था सब्जेक्टिव में भी। अब आगे बढ़ेंगे, आज हम लोग 26 नंबर से सब्जेक्टिव प्रश्न की बात करेंगे। बिल्कुल नया नया प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कोई भी क्लास छूटा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देखिएगा, वरदान सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें इसका पिछला क्लास और सभी क्लास देख सकते हैं, या इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा मैं लिंक दे दिया हूं। चलिए शुरुआत करते हैं 26 नंबर प्रश्न से। देखिए मैथ काफी छात्रों का कमजोर इसी कारण से होता है क्योंकि मैथ मांगता है फोकस की शांति से, और इस पे डेली आपको 1 घंटा 2 घंटा सॉल्व करना चाहिए, और बिल्कुल शांति से पेन कॉपी लेकर। प्रश्न आता है तभी सॉल्व करना है, नहीं आता है तभी आपको सॉल्व करना है, तभी आपका मैथ में आसानी से अच्छा स्कोर आ पाएगा। एक एक प्रश्न को सॉल्व करना बिल्कुल आसानी से सीखेंगे, सभी चैप्टर से प्रश्न मिलेगा, पूरा आपका मैथ का रिवीजन होगा। इसको सॉल्व कीजिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। कह रहा है आपसे कि 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 38 है। तो आपको बताना है कि इसका कौन सा पद 38 है। तो सर कैसे हम एग्जाम में सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे तरीका सीखिए। एपी दिया है 3, 8, 13, 18, बिल्कुल सही। अब एपी जब दिया है तो हम क्या क्या बता सकते हैं, तो ए का मान बता सकते हैं। तो ए कितना होगा सर 3, और डी का भी मान बता सकते हैं। आप बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में डी का मान कितना होगा। तो कहेगा सर कोई भी 2 उठाकर घटा लीजिए। तो जैसे मैंने 8 में से 3 घटाया तो 5 हो गया। और क्या मिल गया, तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा पद 38 है। तो हम मान ले रहे हैं कि इस एपी का एनवा पद हम मान ले रहे हैं। यहाँ पे एपी का एनवा पद कितना है 38। तो एनवा पद का मतलब एन दिया है 38, और हमसे क्या निकालना है एन की, एन का मान कितना होगा, अर्थात कि कितना नंबर पे 38 आएगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है। तो कहिएगा सर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बिल्कुल सही। ए एन हमने मान लिया 38, ए का मान भी एपी से मिल गया 3, एन का मान निकालना है, और डी का भी मान हमने निकाल लिया 5। अब तो इसे सॉल्व कर देना है। 38 और प्लस 3 है तो -3, और यहाँ पे देखिए एन माइनस 1 और इंटू 5। 38 में से 3 घटाइएगा तो 35 बराबर एन माइनस 1 और इंटू 5। मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन आपको उसके नीचे एक एक प्रश्न, देखिए मैथ में यही है कि पेशेंस बनाकर एक एक प्रश्न को जरूर सीखिएगा, क्योंकि काफी शानदार शानदार प्रश्न मिलेगा। अब देखिए इधर 5 गुना में है तो इस साइड में आकर हो जाएगा हमारा डिवाइड में, इतना बराबर एन माइनस 1। इसको कटाएंगे सर तो 7 बराबर एन माइनस 1, या एन बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस 1 है तो प्लस 1, 8 आंसर हो जाएगा। अर्थात कि इस एपी का आप नीचे लिख भी सकते हैं कि 8वां पद क्या होगा 38 होगा। उम्मीद करता हूं ऐसे एनवा पद निकालने के लिए पूछेगा तो ऐसे प्रश्न आपको गलत नहीं करना है, आपका 2 अंक फिक्स हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 27 नंबर प्रश्न कितना शानदार प्रश्न है। कह रहा है आपसे कि tan थीटा बराबर इतना दिया है तो साइन प्लस कॉस का मान निकालें। तो कितना दिया है सर, तो tan का मान दिया है हमारे पास 5/12। tan का फॉर्मूला आप जानते हैं कितना होता है, तो कहिएगा सर लंब बट्टा में आधार p बट्टा में b। देखिए फॉर्मूला मेन होता है, फॉर्मूला अगर त्रिकोणमिति का आपको नहीं याद है, सूत्र नहीं याद है, तो आप इसे नहीं बना पाएंगे। अब यहां से एक त्रिभुज लेते हैं, तो मान लीजिए ए बी जो है हमारा p है, ए हमारा बी है, ए हमारा एच है। तो पी हमको मिल गया 5, बी भी मिल गया सर 12, एच निकालना है। तो एच हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी में एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो कहिएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या एच स्क्वायर बराबर पी कितना है हमारा, तो 5 का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर।
या एच स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 और 12 का 144, या एच बराबर कितना होगा सर, तो अंडर रूट और 25 और 144 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 169, और इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 13 का स्क्वायर करने पे इतना आता है। तो आपने एच भी निकाल दिया यहाँ पे 13। ध्यान से एक एक बात को समझिएगा, क्योंकि हम लोग बिल्कुल परीक्षा उपयोगी प्रश्न लेकर समझ रहे हैं। तो अगर इतना प्रश्न, इतना टाइप के प्रश्न आप बार बार अभ्यास करके जाते हैं, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा और आपका मैथ में बिल्कुल शानदार रिजल्ट आएगा। क्योंकि इस चैनल पे मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रखिए, परीक्षा तक बिल्कुल कम क्लास में आपके लिए लाते हैं, लेकिन परीक्षा उपयोगी क्लास लेकर आएंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन प्लस कॉस, और देखिए 25-26 हम लोग शुरू किए हैं, तो आपको पीछे का क्लास जरूर देखना है, उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीख चुके हैं, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर जरूर देखिएगा। तो साइन प्लस कॉस का मान निकालना है। तो साइन कितना होता है, तो कहिएगा सर पी बटा एस। देखिए ए बी बी सी भी मान आप निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया था। देखिए थीटा वगैरह कुछ नहीं लिखा है, ए बी कुछ नहीं लिखा है, इसीलिए मैं सीधे सीधे बना दे रहा हूँ। तो आपको इस क्लास में सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है, आप जैसे मर्जी वैसे बना सकते हैं। साइन बराबर हो गया पी बटा एच, कॉस कितना होता है बी बटा एच, यहाँ पे बराबर नहीं है, बीच में है प्लस। अब पी का मान देखिए, तो पी का मान है 5, एच का मान अभी हम लोग निकाले हैं 13, बी का मान है 12, एच का मान है 13। अब तो जोड़ देना है, तो 13 एलसीएम और 5 + 12 जोड़ेंगे तो 17/13 आंसर हो जाएगा। पेन कॉपी लेकर एक एक प्रश्न को साथ में सॉल्व करते चलिए। देखिए कितना अच्छा अच्छा प्रश्न आगे मिलेगा, पूरा 15 चैप्टर का आपका रिवीजन होगा। उम्मीद करता हूं ऐसे प्रश्न भी आप परीक्षा में गलत नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं सर, 28 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न देखिए बिल्कुल आसान आपसे पूछ लिया, कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर कॉस बी तथा ए और बी न्यून कोण हो तो सिद्ध करे ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यही हमको प्रूव करना है। अब दिया है प्रश्न में, देखिए कुछ दिया है, सिद्ध करने के लिए रहेगा तो कुछ ना कुछ दिया रहेगा। क्या दिया है सर, तो कहिएगा साइन ए बराबर में दिया है कॉस बी। बिल्कुल आसान प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है। अब किसी को हम लोग चेंज करते हैं, तो साइन को रहने देंगे साइन ए, कॉस को आप चेंज करेंगे तो आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है कॉस थीटा। तो इसको हम लोग चेंज कर दिए, या दोनों तरफ साइन है तो साइन से साइन कैंसिल, या a इज इक्वल टू 90 माइनस बी, या a और माइनस बी है तो प्लस बी बराबर 90। तो यही 90 डिग्री लाना था, यहाँ पे इसे ही प्रूव्ड हो गया, यही प्रमाणित करना था। सोचिए कितना आसान प्रश्न था, इतना आप बना देंगे, एग्जामिनर आपको चेक करके 2 अंक दे देगा। हम लोग 5 अंक वाले भी प्रश्न आज ही के क्लास में सीखेंगे, तो इसलिए ध्यान से सीखते चलिए। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको क्लियर समझ में आया होगा। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, बड़ा शानदार प्रश्न आपके लिए मिल गया। देखिए ऐसे ही ऐसे प्रश्न आपको मेंसुरेशन अर्थात कि क्षेत्रमिति से पूछे जाते हैं। कह रहा है कि एक अर्धवृत्त की परिधि 36 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास निकाले। अब देखिए चूंकि अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए यही होता है अर्धवृत्त, और इसका व्यास पूछा आपसे और पूछा इसका परिधि पूरा दिया है 36। तो अब आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए अर्धवृत्त के परिधि का क्या होता है। मैं देखता हूं कितने स्टूडेंट इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। फार्मूला आप सभी छात्र कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि फार्मूला आपको नहीं मालूम है तो मैथ आपको कुछ नहीं आएगा, आप कुछ भी नहीं बना सकते हैं। और फार्मूला आपको मालूम है तो समझिए आपको मैथ में सिर्फ आगे गुना भाग जोड़ घटाव करके आंसर निकालना होता है। यहाँ पे देख लीजिए अर्धवृत्त का परिधि होता है पाई आर प्लस 2r, यही होता है। इसमें ही हम r कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा सर पाई प्लस 2। देखिए दोनों में क्या था r था, r हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा पाई प्लस 2। तो अर्धवृत्त का परिधि दिया है क्वेश्चन में 36, r का मान पूछा था। आर पाई का मान आप जानते हैं हम जनरली कितना रखते हैं 22/7 + 2 बराबर में 36, या आर उसी तरह रहेगा। यहाँ पे 7 हम एलसीएम लेंगे 22, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 14 है, या आर और यहाँ पे 22 और 14 आप ऐड करेंगे तो 36 डिवाइडेड बाई 7 बराबर 36। ऐसे ऐसे प्रश्न खूब पूछता है, मैं फिर इस साइड में बना रहा हूं लेकिन एग्जाम में आपको नीचे बनाना है। या आर बराबर कितना हो जाएगा सर, तो 36 और यहाँ पे गुना में है 7, तो यहाँ पे भाग में है 7 तो इधर आके हो जाएगा गुना में, और वहां पे 36 ऊपर गुना में था तो भाग में। 36 से 36 कैंसिल, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, क्योंकि अर्धवृत्त का व्यास पूछा था तो वृत्त का त्रिज्या, यही इसका राइट आंसर करेंगे। उम्मीद करता हूं ऐसे प्रश्न भी आप समझे होंगे। पूरा कॉन्सेप्ट आपका रिवीजन हो रहा है इस क्लास के माध्यम से। उम्मीद करता हूं पेन कॉपी लेकर आप भी सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मैथ में देखिए यही है, इसीलिए छात्र शिकायत करते हैं कि हमारा मैथ में और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यही होता है। काफी छात्र, जितने भी छात्र फेल करते हैं वो मैक्सिमम
मैथ में ही फेल करते हैं। जिनका भी कम अंक आता है तो उनका मैथ से ही कम रहता है। और दूसरा फैक्ट से भी है कि जितने भी छात्र टॉपर बनते हैं उनका मैथ में ही 100 में 100 रहता है। तो अगर आप थोड़ा सा लापरवाही करते हैं तो सोचिए मैथ कितना आपके लिए घातक हो सकता है कि आपका कम नंबर आ जाएगा या फेल भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा आप सिंसियर होकर मैथ को सॉल्व करते हैं, बचे हुए समय में बार बार रिवीजन कर रहे हैं इस क्लास के माध्यम से, तो आप 100 में 100 स्कोर भी कर सकते हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मैथ की वजह से फेल करना है, कम अंक लाना है या 100 में 100 स्कोर करना है। बस क्लास में ध्यान से अंत तक बने रहिए। प्रश्न क्या होता है बार बार आप देखेंगे तो एक बार जरूर समझ में आएगा। अब 30 नंबर ही प्रश्न देखिए, सीधे सीधे थ्योरी आपसे उठा के पूछ दिया। कह रहा है दो त्रिभुज के समरूप होने के लिए प्रतिबंध को लिखे। तो बिल्कुल ये लिखने वाला प्रश्न है, मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे आप लिखेंगे। तो आंसर आपको इसी तरह लिखना है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, प्रमेय है आपके बुक से 6 चैप्टर से पूछा गया है। पहला प्रतिबंध क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन तो उनके संगत कोण बराबर हो, और दूसरा कंडीशन उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। तो ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है, इससे हम लोग काफी आगे प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। और ऐसे आप देखते हैं खूब प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखेंगे दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं तथा उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होता है। आपको इसी कॉन्सेप्ट पे मैथ बनाना है। तो आपको अगर दो त्रिभुज समरूप दिया रहेगा तो समझिएगा उनका संगत कोण बराबर है और उनका जो है अनुपात है संगत भुजा का वो बराबर है। चलिए ये प्रश्न आप इतना याद रखने वाला प्रश्न था, कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न। देखिए ये भी प्रश्न काफी शानदार है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। कह रहा है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है तो वृत्त की त्रिज्या। कह रहा है कोई वृत्त है जिसका क्षेत्रफल, देखिए क्या प्रश्न में दिया है, यहां पे ध्यान से समझिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है वृत्त के परिधि के, प्रश्न में दे दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला मैं आप ही से पूछ रहा हूं, आप कभी भी क्लास को देखें आप जरूर बताइए। मैं बोल रहा हूं पेन कॉपी लेकर मोबाइल को फुल स्क्रीन करके, जैसे आप पढ़ाई करते हैं बुझिएगा, आप ऑफलाइन क्लास में पढ़े तो ऐसे एक एक प्रश्न को बोलते चलिए, अभ्यास करते चलिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल तो कहिएगा सर पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सही। वृत्त का परिधि तो 2 पाई आर, बिल्कुल सही। फॉर्मूला जरूर याद करते चलिए। यहाँ पे पाई से पाई देखिए कैंसिल, यहाँ पे एक स्क्वायर वाला आर से ए आर कैंसिल, तो इसलिए आर बराबर कितना बच गया 2। कुछ यूनिट नहीं है तो 2 इकाई आंसर कर देंगे। बिल्कुल एनसीईआरटी का प्रश्न था, राइट आंसर हो जाएगा 2 इकाई। सोचिए इतना आसान आसान प्रश्न आपको सॉल्व करके 2 में 2 अंक स्कोर करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको 5 अंक वाला भी प्रश्न देखने को मिलेगा। 32 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या। देखिए इसमें मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा क्योंकि ये प्रश्न रिपीटेड है और पीछे काफी क्लास आया जिसमें मैं आपको सिद्ध करे √2, √5, 5 + √3 सिखा चुका हूं। सिर्फ मैं यहाँ पे आपको रिवीजन करा दे रहा हूं। ये प्रश्न तो आप जरूर आपको √2, √5, √3, √7 बनाकर अभ्यास कर जाना चाहिए। तो आपको कुछ इस तरह इसका आंसर बनाना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि माना कि, यहाँ पे सिर्फ मैं रिवीजन करा रहा हूं कि कैसे प्रश्न मैं काफी आपको सिखा चुका हूं, इसमें ज्यादा ऐसे लिखना पड़ता है कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है तो √2 बराबर r/s या p/q कुछ भी आप मान सकते हैं। माना कि r और s में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो √2 बराबर a/b प्राप्त हम कर सकते हैं, जहां a और b सह अभाज है तो b√2, अर्थात कि यहाँ पे देखिए इस तरह गुना हो गया तो b√2 बराबर a। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पे, यहाँ पे वर्ग करेंगे तो हम लोग b का स्क्वायर हो जाएगा, रूट से रूट में गुना होकर रूट भाग जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे a स्क्वायर। फिर आगे आपको ऐसे सॉल्व करना है कि चूंकि a स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है इसलिए a को भी 2 विभाजित करेगा। फिर a बराबर मान लेते हैं हम लोग c या 2r या 2p कुछ भी आप मान सकते हैं, जहां c कोई पूर्णांक है तो फिर स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए मान रख देंगे तो 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर या b स्क्वायर बराबर 2c, क्योंकि यहाँ 2 से 4 यहाँ पे कट गया 2। तो इस तरह हमने क्या देखा कि a b का हमने माना था कि एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक और गुणनखंड 2 मिल गया। यह विरोधाभास है और विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे गलत ही शुरू में मान्यता प्राप्त कर लिया था कि परिमेय संख्या है, इसलिए सिद्ध हो गया कि √2 कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका आप लोग जरूर रिवीजन कीजिएगा। मैं बोला पिछले क्लास में मैं काफी आपको सिखा चुका हूं, इसको पूरा इतना फिर से लिखना पड़ता है, इसलिए मैं आपको सिर्फ समझा दिया ताकि आपका रिवीजन हो जाए, इसी रूप में आपको बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 33 नंबर प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। बिल्कुल नया प्रश्न है, क्योंकि देखिए जो प्रश्न मैं पीछे सिखा चुका हूं उसको फिर मैं सिखाऊंगा तो उससे समय ही आपका लॉस होगा, इसलिए जो नया नया प्रश्न है उसी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल निकालना है। ये समीकरण दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, क्या दिया है 2x² - 2√2x + 1 बराबर 0। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण है तो इसका मूल कैसा आएगा उसको निकालने के लिए आप जानते हैं हम d निकालेंगे, तो d बराबर कितना होता है b² - 4ac। बिल्कुल सही। तो b का मान तो -2√2, जो x का गुणांक होता है वहीं का b का मान, एक हम लोग कितना बार चर्चा कर चुके हैं
चार फॉर्मूला का उसी तरह रहेगा। ए सर तो ए जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है कितना हो जाएगा 2। सी तो जो कांस्टेंट रहता है 1 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस का हो जाएगा प्लस, और 2 का स्क्वायर 4 और √2 से √2 भाग जाएगा तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8, और यहाँ पे भी हो गया 4 में 2 और 1 में 8, 0। तो चूंकि d बराबर है 0 तो इसीलिए इसके मूल कैसे होंगे, तो कहिएगा मूल वास्तविक होगा लेकिन समान होगा, अर्थात कि -b/2a और -b/2a इसका मूल हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रख देंगे, मूल निकल जाएगा तो -b, तो माइनस फॉर्मूला का और b का मान दिया है -2√2, और बटा में 2 और a का मान कितना है, तो कहिएगा सर 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2√2 माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 4, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे हो गया 2, तो √2 बटा में 2, इसे हम कटा सकते हैं तो यहाँ पे √2 से कटेगा 2, 2 में कितना √2 होता है 2, अर्थात कि 1 बटा में √2 और एक और हो जाएगा 1 बटा में √2, आंसर हो गया। बिल्कुल आसान प्रश्न था, द्विघात समीकरण दिया था, पहले हमने d निकाला, d का मान 0 आ गया तो मूल वास्तविक होंगे -b/2a, तो एक बार हमने -b/2a का मान निकाला गुना भाग करके 1 बटा √2, तो दूसरा भी उतना ही होगा क्योंकि इसके मूल समान और वास्तविक होंगे क्योंकि d का मान जो है 0 आया है विविक्तर। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप समझे होंगे। बिल्कुल परीक्षा में कम समय है तो समझिए आपका रिवीजन कोर्स है, क्रैश कोर्स है, एक एक प्रश्न को सॉल्व करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए मैं बोला शुरू में ही आपका 15 चैप्टर 1 से लेकर 15 तक का पूरा आपका कॉन्सेप्ट आपका रिवीजन हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का मौसा निकालें। इसका आपको मौसा निकालना है, तो चूंकि देखिए 225 जो है बड़ा है 135 से, इसलिए हमें a का मान मिल गया, a का मान मिल गया 225, b का मान मिल गया 135। देखिए अब हमको बोला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या जानकारी देता है, देगा सर a बराबर bq प्लस r, बिल्कुल सही। a का मान हमें मिल गया सर 225, देखिए मेथड सीखिए, इतना आपको लिख कर ही सॉल्व करना है तभी आपको अंक मिलेगा, और b का मान तो b मिल गया था 135। q क्या है सर, तो q है भागफल, भागफल कहां से मिलेगा, तो इधर रफ कार्य में हम लोग इसमें भाग देंगे, 135 से भाग देंगे किसमें 225 में। ये भी देखिए एनसीईआरटी का प्रश्न है, यहाँ पे एक यहाँ पे भागफल हो जाएगा, यहाँ पे 135, यहाँ पे 0 और 9 90, तो 1 आ गया और प्लस इतना पे क्या, यहाँ पे क्या आ गया 90। तो चूंकि r का मान है, शेषफल का मान हमें 0 आएगा तभी हम इसका एचसीएफ बता सकते हैं। तो चूंकि r जो है 0 नहीं आया है इसीलिए फिर 135 बराबर लेकर चलेंगे, 90 गुणने में कितना मत में जाएगा 1, यहाँ पे देखिए भाग भी आप दे सकते हैं 90 से 135 में, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 90, यहाँ पे हो जाएगा 45, यहाँ पे क्या आ गया शेषफल 45। तो फिर अभी शेषफल 0 नहीं आया है तो फिर यहाँ पे नीचे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, तो इसीलिए 90 बराबर तो 45, और 45 में कितना से गुना करेंगे 2, तो 45 में 2 से मल्टीप्लाई होकर 90, r आ गया 0, तो चूंकि r बराबर 0 इसीलिए HCF ऑफ 135 और 225 बराबर 45 आंसर हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का प्रश्न था, उम्मीद करता हूं आप सीखे होंगे। इसका आंसर कितना आ गया CF 45। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न देखते हैं, बड़ा शानदार शानदार प्रश्न मिलेगा इसलिए एक एक प्रश्न को सॉल्व करते चलिएगा। 35 नंबर प्रश्न देखिए कितना शानदार है, कह रहा है किसी वलय का बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और भीतरी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल। अब देखिए प्रश्न में दिया है, कह रहा है वलय का बाहरी त्रिज्या, तो मान ले रहे हैं बाहरी त्रिज्या बड़ा r है तो कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, वलय की बात हो रहा है। फिर आपसे कह रहा है कि वलय की भीतरी त्रिज्या, तो ये मान लीजिए छोटा r है, बाहरी त्रिज्या बड़ा r और भीतरी त्रिज्या छोटा r, तो ये दे दिया है 3 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है वलय का क्षेत्रफल, तो वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सभी छात्र कमेंट करेंगे कितना होता है। देखिए नहीं मालूम है फॉर्मूला तो एक कॉपी तैयार कीजिए, और जो भी इस सीरीज में आ रहा है फॉर्मूला तो समझिएगा इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये सभी फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो कितना होता है, तो कहिएगा सर पाई इंटू बड़ा r स्क्वायर माइनस छोटा r स्क्वायर। अब पाई उसी तरह रहने देंगे या पाई का आप मान भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। r का स्क्वायर तो r कितना होगा 4 का स्क्वायर, और फिर छोटा r है 3 का स्क्वायर, पाई और 4 का स्क्वायर तो 16 और यहाँ पे 9, यार अर्थात कि पाई यहाँ पे 16 में से 9 घटाइएगा तो 7, तो 7 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे भी पाई में भी इसका वलय का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। या आप चाहे तो पाई का भी मान रख दीजिएगा, तो 7 और पाई का मान कितना होगा, तो 22/7, 7 से 7 कैंसिल, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों में कोई भी आंसर लिख सकते हैं, बात एक ही है। उम्मीद करता हूँ वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप याद कर लिए होंगे और ऐसे प्रश्न पूछेगा तो इसी तरह आप सॉल्व कर देंगे।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 36 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। तो देखिए सभी प्रश्न आपका, मैं बोला पूरा चैप्टर आपका रिवीजन हो रहा है। कह रहा है कि उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करे सर जिसका शीर्ष इतना है। त्रिभुज का केंद्रक, तो मान ले रहे हैं त्रिभुज का केंद्रक है एक्स वाई। त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला तो मैं पहले आपको लिखा चुका हूं, कितना बार मैंने आपको लिखाया है त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला। इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी खूब मिला था, तो आपको याद होगा तो कहिएगा सर। मान लीजिए त्रिभुज का केंद्रक एक्स है, तो एक्स का निर्देशांक कितना होगा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा में 3। यहाँ पे ए मान लीजिए y है, तो y का कितना होता है, तो कहिएगा सर y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा में 3। यही होता है केंद्रक का निर्देशांक। तो x1, तो यहाँ पे देखिए ये सभी x1 है, ये x2 है, ये हमारा x3 है। तो x1 कितना है 3, और x2 कितना है तो -7, x3 कितना है तो कहिएगा 10, बिल्कुल सही, और बटा में 3 है तो 3, और y1 कितना दिया है तो कहिएगा यहाँ पे देखिए -5, फिर y2 तो 4, और y3 -2, और बट्टा में 3। अब इसको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 7, 10 और 3 जोड़िएगा तो 13, 13 में से 7 घटाइएगा 6, तो 6 बट्टा में 3। और यहाँ पे हो जाएगा आपका -5 और -2, तो हो जाएगा -7 में से 4 घटाइएगा तो -3 बट्टे में 3। कटा देंगे सर तो 3 दूनी 6, और यहाँ पे -1, यही केंद्र का क्या हो गया, निर्देशांक हो गया 2 और -1। सिर्फ कॉन्सेप्ट का आपको रिवीजन करना है, पूरा विस्तार से आप लिखकर एग्जाम में बनाइएगा, आपको अच्छा अंक मिलेगा। उम्मीद करता हूँ अब केंद्रक का निर्देशांक भी आपसे गलत नहीं होगा। ये फॉर्मूला कितना बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, और उसके साथ साथ इस पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 37 नंबर प्रश्न समीकरण से आ गया। मैं बोला पूरा कॉन्सेप्ट आपका रिवीजन होगा अगर अंत तक आप देखते हैं। कह रहा है कि ये समीकरण दिया, इसका हल निकालें। तो देखिए इसके दो तरीका, एक तो सीधे सीधे इसको हम लोग हल कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर 4 से गुना करके, इसमें 6 से गुना करके, या दूसरा तरीका क्या कहता है कि दूसरा तरीका हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए 1/x आप पढ़े होंगे 3.7 में, 1/x को ए मान लेंगे। तो कोई भी तरीका से आप हल कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हो गया समीकरण 1, यहाँ पे हो गया समीकरण 2। तो मैं सीधे सीधे हल कर दे रहा हूं। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि आप सीधे सीधे भी इस समीकरण को हल कर सकते हैं, या यहाँ पे देखिए 1/x बराबर ए और 1/x बराबर ए मानकर भी हल कर रहे हैं। तो आप जिस तरह मर्जी उस तरह हल कीजिएगा। मैं चलिए सीधा सीधा हल करके दिखा दे रहा हूं। तो हम समीकरण 1 में 6 से गुना करेंगे क्योंकि बराबर करेंगे, समीकरण 2 में 4 से। तो वही बात यहाँ पे लिख दीजिएगा कि समीकरण 1 में 6 से और समीकरण 2 में 4 से गुना करके घटाने पर, मैं सीधे सीधे बना रहा हूं। मैं बोला फिर से यहाँ पे ऐसे आप 1/x बराबर ए या बी कुछ भी मानकर बना सकते थे। तो चलिए समीकरण 1 में 6 से गुना करेंगे, विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 24/x, और प्लस हो जाएगा हमारा 18y, और यहाँ पे 8 छक 48। फिर इसमें समीकरण 2 में 4 से गुना करेंगे तो 24x, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस आपका 16y, और यहाँ पे -20। घटा रहे हैं सर तो साइन उल्टा होगा, अपोजिट होगा, तो माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस है तो प्लस। ये देखिए पूरा हमारा कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 18 और 16 आप ऐड करेंगे तो 34y, और इसको ऐड करेंगे तो 8 और 6 68, या y बराबर कितना हो जाएगा सर, तो 68/34। इसको डिवाइड करेंगे 2, y का मान आ गया 2। अब y का मान किसी में भी हम लोग रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं 1 में ही रख दे रहा हूं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर किसी विधि से आप बनाइएगा आंसर उतना ही आएगा। समीकरण 1 कितना दिया है तो कहिएगा सर 4/x, और प्लस 3y का मान है 2, बराबर हो गया 8। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 4/x और प्लस 6 बराबर हो गया हमारा 8। यहाँ पे मैं आगे सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए 6 इधर जो है प्लस में, तो इस साइड में आके हो जाएगा माइनस में, तो उसे ही हम लिखेंगे 4/x बराबर हो गया 8 - 6, या 4/x बराबर हो गया हमारा 2, या 2x बराबर 4, या x बराबर 4/2, अर्थात कि 2। तो हमने क्या देखा कि इस प्रश्न में x भी आ गया 2 और y भी आ गया 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। पूरा देख लीजिए, इसी तरह आपको सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं ऐसे प्रश्न भी आप आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। देखिए मैथ यही है कि जितना शांति से आप सॉल्व करेंगे और जितना पेशेंस
कॉन्फिडेंस रख के एक एक प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे उतना ही आसानी से आपको प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। और जितना आप रिवीजन करेंगे एक एक प्रश्न को बार बार देख कर, सिर्फ देखिए मैथ क्या होता है कि बार बार अगर आप देख रहे हैं, प्रश्न को सुन रहे हैं, आपके कान में आवाज जा रहा है, आंख आपके मोबाइल के स्क्रीन पे है, तो समझिए आपका पूरा प्रश्न आपसे याद हो जाएगा। अब 38 नंबर प्रश्न ही देखिए। देखिए हाई डिस्टेंस का प्रश्न है, लेकिन काफी शानदार प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि इसमें हाई डिस्टेंस का भी आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, उसके साथ साथ त्रिभुज के समरूपता वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे बिना उसको लगाए नहीं बनेगा। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। कह रहा है 6 मीटर ऊंचाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया की लंबाई 4 मीटर, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई निकालें। देखिए बड़ा शानदार प्रश्न में बोला, परीक्षा के लेवल का ही प्रश्न हम लोग सिर्फ चर्चा करेंगे क्योंकि परीक्षा में काफी कम समय है। तो यहाँ पे देखिए इसका पिक्चर आपको ऐसे बनाना है। कह रहा है एक 6 मीटर वाला ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, यहाँ पे देख लीजिए, इसका छाया है 4 मीटर। कह रहा है कि एक और जो है मीनार है उसका छाया उसी समय बन रहा है 28 मीटर, और उसका मान लीजिए मीनार का ऊंचाई h है, तो वहीं h आपसे पूछा है। यहाँ पे हम मान ले रहे हैं। मैं यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि एक ही पेज में हमको हटाना भी है, इसलिए मैं बोला मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके देखिए ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। तो मान लिया हम लोग, माना कि मीनार की ऊंचाई सभी मीटर में है, तो इसे भी मीटर में मानेंगे तो h मीटर है। अब देखिए, अब दो त्रिभुज हमने बनाया है। त्रिभुज आपको बनाना है कि ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। दोनों त्रिभुज आपको बिल्कुल समरूप दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग समरूपता के शर्त पढ़े थे, तो ये क्या है, दोनों समरूप है। त्रिभुज APC समरूप है त्रिभुज DEF के, इसीलिए समरूपता के शर्त क्या कहता है, इसके संगत भुजा के अनुपात भी आपस में बराबर होगा। तो ए वाला भुजा लेते हैं तो AB बट्टा में हो जाएगा DE। देखिए AB बट्टा में DE, ऐसे प्रश्न भी हम लोग खूब पढ़े हैं। ये हाई डिस्टेंस का भी प्रश्न है, उसके साथ साथ त्रिभुज के समरूपता का भी प्रश्न है। बराबर हो जाएगा, ए भुजा एक मालूम है तो नीचे वाला इसका लेंगे, तो इस त्रिभुज का भी नीचे वाला तो BC बट्टा में EF। उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे, इसलिए मैं बोलता हूं जो भी क्लास आता है उसको देखिए, आपको मैथ बिल्कुल आसान लगने लगेगा। AB का मान दिया है सर 6, देखिए यहाँ पे कितना दिया है, ये भी 6। ई का मान दिया है कितना, h हम लोग माने हैं वही निकालना है। BC का मान देख लीजिए प्रश्न में है 4। EF का मान देखिए ध्यान से 28। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो या h बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 गुने 28 बट्टा में 4, तिरछा तिरछी गुना हो गया। यहाँ पे 4 से 28 कटा देंगे सर 7, 7 में 6 से गुना कर देंगे 42 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी है, 42 मीटर। नहीं देखिए यहाँ पे एक आसान लेकिन कॉन्सेप्ट पे बेस्ट बोर्ड के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, तो ये उम्मीद करता हूं ऐसे प्रश्न अब आएगा परीक्षा में तो आप गलत नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछ रहा है। सिद्ध करने वाला प्रश्न है, बड़ा शानदार प्रश्न है, चलिए इसको सिद्ध करते हैं। 8.4 का प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है कि 1 प्लस साइन बट्टा कॉस प्लस कॉस बट्टा 1 प्लस साइन बराबर 2 सेक आपको लाना है। NCERT का प्रश्न है। LHS लेकर चलेंगे, RHS ला देंगे। LHS यही है 1 प्लस साइन बट्टा में हो गया हमारा कॉस। यहाँ पे देखिए अगर आप थीटा नहीं देता है, ए नहीं देता है, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप थीटा लगा भी सकते हैं, ए भी लगा सकते हैं, इसलिए तो आपको स्वतंत्र छोड़ा गया है। बट्टा में कॉस 1 प्लस साइन, सिद्ध करने वाला प्रश्न है। चलिए मैं थीटा लगा ही दे रहा हूं ताकि आपको और समझ में आए। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, एक एक बात को सीखिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर कॉस, यहाँ पे नीचे वाला लघुत्तम लेंगे, बिल्कुल सही। तो कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये हमारा लघुत्तम हो गया। अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, 1 प्लस साइन ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। 2 बार कोई भी गुना होता है तो उसका होल स्क्वायर हो जाता है। फिर 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल, कॉस में कॉस से गुना होकर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूं मेरे बात को आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो कहिएगा सर a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा, क्योंकि 1 से गुना करेंगे उतना ही होगा, प्लस b स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा उसी तरह रह जाएगा, और नीचे जो है उसको उसी तरह रखेंगे, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए मैं इस साइड में सॉल्व कर रहा हूं, आपको इसके नीचे ही बनाना है। अब ध्यान से देखिएगा, इतना बराबर 1 प्लस 2 साइन थीटा, और आप जानते हैं ये देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर क्या हो जाते हैं, कहिएगा सर 1 बटा में यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। एक और एक जोड़ दीजिए, 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन थीटा, और नीचे बटा में हमारा हो गया कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा।
यहाँ पे देखिए ऊपर दोनों में 2 है तो 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2, फिर इसमें से भी कॉमन हो गया तो साइन थीटा, और नीचे हो गया बट्टा में कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, कितना बचा मैं फिर इधर सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोला मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में और वीडियो को क्वालिटी 360 करके देखिए, आपको पूरा फ्रेश दिखाई देगा। तो 2 बट्टा कॉस थीटा बचा, कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है 1 बट्टा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, तो हो गया 2 सेक थीटा, या इसे ही 2 सेक भी आप लिख सकते हैं। जो पूछा था LHS बराबर क्या हो गया RHS प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करता हूं अब सिद्ध करने वाला प्रश्न भी ये आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। इसी तरह लॉजिकल प्रश्न पूछा जाएगा, आपको इसी रूप में इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है, देखिए अगर आप क्लास को अंत तक देखते हैं, क्लास को लाइक करते हैं, आपके लिए चूंकि आपका एग्जाम पहले मैथ का ही पड़ेगा और एग्जाम मैथ का बड़ा ही जरूरी है क्योंकि आपको मैथ में अच्छा स्कोर करना है, तो आगे हम लोग पूरा ऐसे ही शानदार शानदार 3 से 4 मॉडल पेपर सोचिए, हम लोग अगर पूरा सॉल्व कर लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तो उससे बाहर कोई प्रश्न क्या करेगा, प्रश्न अंक चेंज कर देगा। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट सीखें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आप लोग का डिमांड आता है तो ऐसे ही हम लोग परीक्षा उपयोगी 3-4 मॉडल पेपर की चर्चा कर लेंगे। अब देखिए आपसे क्या प्रश्न में कहा कि साइन बराबर 3 कॉस है तो साइन प्लस कॉस। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, साइन थीटा बराबर कितना दिया है तो √3 कॉस थीटा, या यहां पे देख लीजिए साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, समझ पा रहे हैं, इधर गुना में है तो भागा में, बराबर √3। तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा कितना होता है तो कहिएगा सर tan थीटा, बिल्कुल सही, tan थीटा बराबर √3। tan थीटा कितना होता है कहिएगा P बट्टा में B। अब एक त्रिभुज लेकर यहाँ पे ध्यान से समझिए, tan थीटा हो गया P A है हमारा, P A है, B A है, H P हमको मिल गया सर कितना तो √3। इसके नीचे B कितना है तो बटा में कुछ नहीं है तो कितना मानते हैं 1 है तो 1 हो जाएगा। H अब हम निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि H² बराबर लिख सकते हैं, वी नो डेट H² बराबर P² प्लस B², या H² बराबर P का स्क्वायर अर्थात कि √3 का स्क्वायर, B का स्क्वायर अर्थात कि 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए मैं इस साइड में इसको सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखिएगा, या H का स्क्वायर बराबर तो √3 का 3 और 1, या H बराबर √4 बराबर 2, या ये हमारा H आ गया 2। अब हमसे क्या पूछा है तो हमसे पूछा है सर साइन प्लस कॉस, तो साइन थीटा कितना होता है P बट्टा में H, कॉस थीटा कितना होता है B बट्टा में H। P का मान दिया है √3, H हम लोग निकाल लिए 2, B का मान 1, H दिया है 2, 2 2 लघुत्तम हो जाएगा, √3 प्लस 1 आंसर कर देंगे। इस तरह के प्रश्न खूब पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसी रूप में आपको सॉल्व कर लेना है, खुद से जरूर इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए आगे 41 नंबर प्रश्न AP से है, फिर आगे आप बढ़ेंगे तो 42 नंबर देखिए आपके समानांतर माध्य से है। तो इसी तरह आगे आपको शानदार शानदार प्रश्न मिलेगा अगर आप क्लास को लाइक करते हैं और बोलते हैं कि आगे के इस पूरे मॉडल पेपर के सभी प्रश्न की हम लोग इसी तरह हम लोग चर्चा कर ले, तो अगले क्लास में हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को समझेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।